Hello friends, I am Devendra Kumar Verma, Assistant Professor in Lovely Professional University. Today we will discuss about inflation is good or bad for Indian economy. क्या इन्फ्लेशन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है या फिर बुरा? सीधे शब्दों में बोले तो आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन भारतीय अर्थव्यवस्था पे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है या फिर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। दोस्तों, जब देश में इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है तो वस्तु और सेवाओं का कीमत बढ़ जाता है, जिससे कि एक आम जनता या आम नागरिक को कई परेशानियां देखनी पड़ती है। अगर दोस्तों मैं आपसे बोलूं कि कुछ माइल्ड इन्फ्लेशन या थोड़ी सी महंगाई आपके लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी है, तो आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि ये महंगाई को अच्छा बता रहा है, ये जरूर गवर्नमेंट के बिहाफ से तो बात नहीं कर रहा है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से हमें समझाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। नहीं दोस्तों, एज अ इकोनॉमिक्स टीचर होने के नाते मैं बोल रहा हूँ मॉडरेट इन्फ्लेशन या माइल्ड इन्फ्लेशन इंडियन इकोनॉमी और आपके लिए अच्छा है। चलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं कैसे इन्फ्लेशन इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट डालता है। दोस्तों, इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा है? इसको जानने से पहले एक बार इन्फ्लेशन के बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन इज अ इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि गुड्स एंड सर्विस की प्राइस में इंक्रीज होना ही इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन या महंगाई को एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ईयर 2000 में मिल्क का प्राइस 15 रुपीज पर लीटर था, जो कि बढ़कर 2010 में 30 रुपीज पर लीटर हो गया और आज के समय में यानी कि 2020 55 रुपीज पर लीटर हो गया। लगातार दूध की कीमत में वृद्धि होना ही इन्फ्लेशन है। वीट की बात करें तो वीट का प्राइस 2000 में 10 रुपीज पर केजी था, जो कि बढ़कर 2010 में 15 रुपीज पर केजी और 2020 में 30 रुपीज पर केजी हो गया। यह दोनों एग्जाम्पल गुड्स की कीमत में वृद्धि को बताते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, 2000 से 2020 तक कई गुड्स की प्राइस में इंक्रीज हुआ है। देख सकते हैं बुक्स, पेन, सोप, क्लोथ सब की प्राइस इंक्रीज हुई है। अब दोस्तों सर्विस सेक्टर की बात करें, क्योंकि इन्फ्लेशन ओनली गुड्स की प्राइस में इंक्रीज होना ही नहीं है, साथ में सर्विस की प्राइस में इंक्रीज होना भी इन्फ्लेशन है। मैं अपने कॉलेज की फीस की बात करता हूँ। जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाई की थी उसका फीस 2000 में 1500 रुपीज था और 2010 में जो कि बढ़कर 3000 रुपीज हो गया, 2020 में 8000 रुपीज हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं 2000 से 2020 तक कॉलेज का फीस निरंतर लगातार वृद्धि हुई है। तो इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये मैं अपने कॉलेज की फीस बता रहा हूँ, आपके कॉलेज का अमाउंट कुछ और भी हो सकता है। डॉक्टर की फीस की बात करें तो 2000 में 50 रुपीज हुआ करता था, जो कि बढ़कर 2010 में 200 रुपीज हो गया और 2020 में जो बढ़कर 400 रुपीज हो गया। यहाँ कॉलेज की फीस और डॉक्टर की फीस दोनों सर्विस सेक्टर में इन्फ्लेशन को बताते हैं। ऐसे सर्विस सेक्टर में कई चीजों में प्राइस इंक्रीज हुए, जैसे हेयर कट हो गया, बस टिकट हो गया, एयर टिकट, ट्रेन टिकट, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं आपके। अब दोस्तों, इन्फ्लेशन में आपको यह ध्यान रखना है कि लगभग सभी वस्तु और सेवाओं की कीमत में वृद्धि होना ही इन्फ्लेशन है। किसी एक या दो गुड्स एंड सर्विस की कीमत में वृद्धि होना इन्फ्लेशन नहीं है। कई बार इन्फ्लेशन को लेकर कंफ्यूजन रहता है। जैसे अनियन के प्राइस कुछ समय पहले आपने देखा 20 रुपीज से बढ़कर 100 रुपीज पर केजी हो गए थे, पर दोस्तों ये इन्फ्लेशन नहीं था। ये क्या होता है कि अनसीजनल रेन की वजह से कई बार क्रॉप डैमेज हो जाती है, तो उससे सप्लाई कम हो जाता है। जब मार्केट में सप्लाई कम होता है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। या फिर ब्लैक मार्केट या स्पेकुलेशन का ये एग्जांपल था कि बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब हार्वेस्ट टाइम होता है क्रॉप का तो उस टाइम सप्लाई ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस कम रहते हैं, तो कम दाम में खरीद कर फार्मर से बड़े ट्रेडर्स स्टॉक कर लेते हैं और जब मार्केट में अवेलेबिलिटी कम होती है या शॉर्टेज होता है उस प्रोडक्ट का, तो उसे हाई प्राइस पे रिलीज करते हैं। ओके दोस्तों, तो आपके मन में आता होगा कि किन गुड्स एंड सर्विस की प्राइस इंक्रीज होने पर हम इन्फ्लेशन कहें। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक टर्म दिया है, जिसके अंदर मेनली 6 एंड 7 कंपोनेंट इंक्लूड किया गया है। इन कंपोनेंट के अंदर 200 से ज्यादा आइटम रखे गए हैं, जिनके प्राइस में जब इंक्रीज होता है तब उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। फर्स्ट कंपोनेंट है फूड एंड बेवरेजेस। फूड एंड बेवरेजेस में आपके सीरियल्स, मिल्क, वाइन, चिकन, ये सब प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज देखी जाती है। हाउसिंग के अंदर आपके हाउस का कितना प्राइस बढ़ा है, रेंट कितना बढ़ा है, या फिर फर्नीचर कितना कॉस्टली हो गया। क्लोथ्स के अंदर क्लोथ्स के प्राइस कितने बढ़े हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर दोस्तों आपके न्यू व्हीकल, ट्रेन टिकट, एयर टिकट, कितने प्राइस बढ़े हैं। फ्यूल एंड लाइट के अंदर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना बढ़ा है और पेट्रोल डीजल कितने बढ़े हैं। मेडिकल एंड एजुकेशन सर्विस की बात कर रहे हैं तो मेडिकल सर्विस में डॉक्टर का फीस कितना बढ़ा है, दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई है। एजुकेशन सर्विस में देखें तो कॉलेज का फीस, कोचिंग फीस, या फिर
आपका स्कूल फीस कितना बड़ा है। अदर गुड्स एंड सर्विस की बात करें तो टबैको प्रोडक्ट, स्मोकिंग प्रोडक्ट, और ये कितना इनका प्राइस इंक्रीज हुआ, ये इस कैटेगरी में रखे गए हैं। सर्विसेज में बात करें, अदर सर्विस में कम्युनिकेशन और टेलीफोन सर्विस कितना महंगा हुआ है। दोस्तों, मैंने यहाँ दो लाइन लिखी है, इन्फ्लेशन रिड्यूस परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर और रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करेंसी। इन्फ्लेशन की वजह से कंज्यूमर की परचेसिंग पावर कम हो जाती है और करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सपोज आपके पास 100 रुपए थे, उन 100 रुपए से जब मिल्क का प्राइस 15 रुपीज पर लीटर हुआ करता था 2000 में, तो आप उससे 6 लीटर अमाउंट परचेस कर सकते थे। और जब प्राइस बढ़ा 30 रुपीज हुआ, 55 रुपीज हुआ, तो 2010 में 3 लीटर और 2020 में 2 लीटर परचेस कर सकते थे। जैसे वीट के प्राइस 10 रुपीज पर केजी थे, फिर बढ़कर 15 रुपीज पर केजी हुए, फिर बढ़कर 30 रुपीज पर केजी हुए, तो आपका अमाउंट डिक्रीज होता गया। आप पहले 2000 में 10 केजी परचेस कर सकते थे, 2010 में 6 केजी, 2020 में 3 केजी। तो दोस्तों, ये आपके लगातार रिड्यूस परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर को बताता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन होता है आपका परचेसिंग पावर कम हो जाता है। या फिर इसको बोल सकते हैं कि आपके करेंसी का वैल्यू कम हो गया है। आपके पास जो 100 रुपए थे, उससे 2000 में आप जितना अमाउंट खरीद सकते थे उतना अमाउंट अब नहीं खरीद सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करेंसी। आपके करेंसी का वैल्यू कम हो गया है। दोस्तों, इन्फ्लेशन लेबर ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है। और इन्फ्लेशन रेट को निकालने के लिए सभी गुड्स एंड सर्विस का सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है। और दोस्तों, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में कभी और बात करते हैं। अब अपने मेन टॉपिक की इन्फ्लेशन इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट डालता है उस पे आते हैं। अगर इंडियन इकोनॉमी में 2 से 4% तक इन्फ्लेशन रहता है, यानी कि हर साल सभी गुड्स एंड सर्विस की प्राइसेस 2 से 4% से इंक्रीज हो जाती है, तो देखते हैं कि 2 से 4% का इन्फ्लेशन क्या इफेक्ट डालता है इंडियन इकोनॉमी पे। 2 से 4% इन्फ्लेशन को माइल्ड इन्फ्लेशन या मॉडरेट इन्फ्लेशन कहते हैं। मॉडरेट इन्फ्लेशन टू साइड से इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट डालता है। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर साइड, सेकेंड इज कंज्यूमर साइड। 2 से 4% का इन्फ्लेशन होने से प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेट होते हैं, क्योंकि मार्केट में उनके गुड्स एंड सर्विस का प्राइस अच्छा रहता है। आप कुछ सोचिए, कुछ आप गुड प्रोड्यूस करने का बिजनेस कर रहे हैं और आप मार्केट में आपको प्राइस अच्छा मिल रहा है, तो आप मोटिवेट होते हैं कि ज्यादा प्रोड्यूस का बेनिफिट उठाया जाए। और कंज्यूमर साइड से देखें तो जेम किस ने कहा है कि लगातार प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर के मन में रहता है कि आने वाले टाइम में और प्राइस ना बढ़ जाए, जिस वजह से गुड्स को वो कल परचेज करने की वजह से प्राइस बढ़ने के डर से आज ही परचेज करने लग जाता है, जिसका इफेक्ट पड़ता है कि मार्केट में गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, गुड्स और सर्विस की डिमांड बढ़ जाती है। कंज्यूमर की बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ता है, जिसके लिए मैन्युफैक्चर कंपनी के ऑनर को लेबर नीड होती है। मार्केट में लेबर डिमांड इंक्रीज हो जाती है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट या रोजगार मिलता है। डायरेक्टली बात करें तो गुड्स की डिमांड बढ़ने से और उस डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी में लेबर की नीड होता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। मार्केट में लेबर डिमांड बढ़ने से लेबर कंपटीशन बढ़ता है और प्रोड्यूसिंग कंपनी को लेबर की वेजेस बढ़ानी पड़ती है, जिससे लेबर वेजेस बढ़ इंक्रीज हो जाता है। लेबर की वेजेस इंक्रीज होने से उनकी बढ़ी हुई इनकम से लेबर परचेसिंग पावर बढ़ता है, यानी कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ता है। सरल भाषा में बात करें तो लेबर की इनकम इंक्रीज होने पे पीपल गुड एंड सर्विस परचेस करने लग जाते हैं, जिससे इकोनॉमी लैंग्वेज में हाउस होल्ड कंजप्शन कहते हैं। प्रोडक्शन मोर होने की वजह से कंट्री का एक्सपोर्ट भी बढ़ता है और प्रोड्यूसर प्राइस अच्छी होने से मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट होते हैं। उनका प्राइस शेयर भी अच्छा होता है तो कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हाउस होल्ड कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट बढ़ने से इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, इंडिया का जीडीपी बढ़ जाता है। बिकॉज जीडीपी मेनली 4 कंपोनेंट पे डिपेंड रहती है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हमने देखा कि माइल्ड इन्फ्लेशन से ये तीनों फैक्टर, जो कि हाउस होल्ड कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, तीनों फैक्टर बढ़ गए। तो जीडीपी बढ़ने से रिलेटिव चेंज ही जीडीपी का ग्रोथ रेट होता है। जीडीपी बढ़ने से हमारी कंट्री का ग्रोथ रेट भी इंक्रीज होता है और साथ में फॉरेक्स रिजर्व एंड रुपी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। फॉरेक्स रिजर्व क्या है? हमारे देश में आउटपुट या आउटपुट या गुड्स को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो रिटर्न में हमें फॉरेन करेंसी मिलता है, जो डॉलर में, यूरो में हो सकता है। फॉरेन करेंसी कोई फॉरेक्स रिजर्व का है। तो हमारी कंट्री में माइल्ड इन्फ्लेशन के टाइम प्रोडक्शन मोर होने की वजह से हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने लग जाता है। फॉरेक्स रिजर्व
का देश की करेंसी पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। जिस देश के पास फॉरेक्स रिजर्व जितना होता है उस देश की करेंसी उतना स्ट्रांग होती है। हमने देखा है चाइना एक गुड एक्सपोर्टर है, वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो जिस वजह से उसकी करेंसी का वैल्यू $1 के मुकाबले 8 युआन है, मींस डॉलर ओनली उससे 8 गुना ही मजबूत है। और हमारी करेंसी का वैल्यू $1 के मुकाबले 75 रुपीज है। हम इतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो देश सीधा मतलब है जो जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा उसके पास फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व से उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। आपने कुवैत सुना होगा, कुवैत कंट्री की करेंसी है कुवैती दिनार। एक कुवैती दिनार डॉलर से भी मजबूत है, मतलब हम बोलते हैं कि एक कुवैती दिनार $3 के बराबर है, मतलब एक कुवैती दिनार $3 से मजबूत है, 3 टाइम्स है उसका, मतलब डायरेक्ट। इसका रीजन क्या है कि कुवैती दिनार इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि कुवैत के पास क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा है, वो क्रूड ऑयल पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है, जिस वजह से उसका फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा होता है और उसकी करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले ज्यादा है। आपने देखा होगा जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं, प्राइसेस बढ़ जाती है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और डॉलर जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी है, डॉलर में हमें पेमेंट करना पड़ता है और हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा माइल्ड इन्फ्लेशन से हमारी कंट्री का ग्रोथ कैसे होता है और हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है और हमारी कंट्री के लिए कैसे हेल्पफुल है। तो आज से जब भी 2 या 3% इन्फ्लेशन हो तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका पर ईयर इनकम, आपका इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर दोस्तों पर ईयर इन्फ्लेशन मान लो 3% है, तो आपका इनकम ग्रोथ 3% से ज्यादा होना चाहिए। जिसका मतलब है कि अगर महंगाई 3% से सालाना बढ़ रही है तो आपका इनकम ग्रोथ कम से कम 3% होना चाहिए। अगर 3% से ज्यादा हो रहा है तो आप गुड कंडीशन में। अगर आपका इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन रेट से कम है तो आपकी कंडीशन अच्छा नहीं, क्योंकि आप उतना गुड्स नहीं परचेस कर पाओगे। इनकम ग्रोथ का मतलब है 3% से आपका इनकम ग्रोथ हो रहा है, आप 100 रुपए, आज सालाना आपकी इनकम 100 रुपए है, तो अगले साल आपका इनकम ग्रोथ 103 हो जाएगा। अब तक हमने देखा कि अगर इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 2 से 4% हो तो कैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ करती है। अब हम मान लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में 10% का इन्फ्लेशन है, यानी कि पर ईयर गुड एंड सर्विस की प्राइसेस 10% से इंक्रीज हो रही है, तो इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। 10% का इन्फ्लेशन होने से सभी वस्तु और सेवा महंगी हो जाती है, जिससे कि उसे सामान्य व्यक्ति और लेबर क्लास अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो कंज्यूमर डिमांड और कंज्यूमर परचेसिंग पावर कम हो जाती है, और जिससे कि ऑटोमेटिकली मार्केट डिमांड कम हो जाती है। मार्केट में डिमांड नहीं होने की वजह से प्रोड्यूसर डीमोटिवेट हो जाते हैं और प्रोडक्शन कम करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें मार्केट में डिमांड नहीं है, कंज्यूमर डिमांड नहीं है, तो प्रोडक्शन करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो अब उन्हें कम प्रोडक्शन करने के लिए कम लेबर की आवश्यकता होती है, तो जिससे कि वो लेबर कट करने लग जाते हैं या फिर वेज कट कर देते हैं लेबर का, जिससे कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्रिएट होती है। अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन से डिक्रीज हो जाता है इनकम लेवल पीपल का, जिससे कि वो गुड और सेवा, वस्तु और सेवा खरीद नहीं पाते हैं, जिससे कि डायरेक्टली डोमेस्टिक कंजप्शन डिक्रीज हो जाता है। और मार्केट में डिमांड ना होने से प्रोड्यूसर डिमोटिवेटेड होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है प्रोडक्शन की, तो ऑटोमेटिकली उनका भी इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। और प्रोडक्शन कम होने से देश का एक्सपोर्ट भी कम हो जाता है, जिससे कि डायरेक्टली जीडीपी कम हो जाती है, क्योंकि जीडीपी मेनली डिपेंड करती है कंजप्शन पे, इन्वेस्टमेंट पे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे और नेट एक्सपोर्ट पे। तीनों फैक्टर कम होने की वजह से जीडीपी कम हो जाती है देश की, और जिसका डायरेक्ट इफेक्ट ग्रोथ रेट पे पड़ता है। ग्रोथ रेट भी देश का कम हो जाता है, क्योंकि रिलेटिव चेंज ही ग्रोथ जीडीपी का ग्रोथ रेट है। अब हमने देखा कि जब मैंने बताया कि जब किसी देश में जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है उसका उतना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। अब देश का एक्सपोर्ट की इतना नहीं हो रहा है तो फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो जाता है, और फॉरेक्स रिजर्व जिस देश का कम होता है उस पे ही रुपी वैल्यू डिपेंड करती है। अब हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है तो देश का रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। तो दोस्तों हमने देखा कि मॉडरेट इन्फ्लेशन एंड हाई इन्फ्लेशन कैसे इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट डालता है। तो दोस्तों आज से आपसे कोई भी पूछे इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा, तो आप सबसे पहले पूछो इन्फ्लेशन का रेट कितना है, कितना परसेंट से इन्फ्लेशन चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 में इन्फ्लेशन रेट था 3.34, 2018 में इन्फ्लेशन रेट था 4.54%। थैंक यू।